everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम उत्तराखंड जुडिशरी के जीके के सेशन में इंटरनेशनल लॉ कवर करने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं उत्तराखंड जुडिशरी में जनरल नॉलेज के सेशन में, वो हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या बोला गया है। डिफरेंट जूरिस्ट की तरह से डिफरेंट पर्सनालिटी ने इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे इंटरनेशनल लॉ में वो थे आपके जे.जी. स्टार्क। ठीक है, तो जे.जी. स्टार्क ने क्या बोला था, उनने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी थी कि इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ लॉ विच इज कंपोज्ड फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच स्टेट फील themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relations with each other and which includes all. So जे.जी. स्टार्क ने ये बोला था कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ बोल सकते हैं, एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ बोल सकते हैं जो कि कंपोज्ड है किसके बेसिस पे, ग्रेटर पार्ट किसका कवर करते हुए, प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट का, जिसमें स्टेट क्या करती है, स्टेट खुद से फील करती है कि वो किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके से उनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये चीज किसने बोली है, जे.जी. स्टार्क ने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी है कि भैया एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि जिसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो पूरी तरीके से कंबाइंड स्टेट्स है, कंबाइंड स्टेट्स जिसमें फील करती है कि वो बाउंड है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का, दैट विल बी रिफर्ड एज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन बात करें तो दूसरी डेफिनेशन ओपिनियन ने दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद ईच अदर। तो इनने क्या बोला था कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा बॉडी ऑफ रूल है जो कि क्या करता है, लीगली बाइंडिंग देता है स्टेट्स के ऊपर, ताकि क्या करें, स्टेट्स एक दूसरे से रिलेटेड रहें। ये जो रूल्स हैं ये प्राइमरीली वो रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं स्टेट्स के रिलेशंस, और उसी के साथ साथ जो स्टेट है वो सिर्फ क्या इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लॉ से कहीं ना कहीं क्या है, बाउंड है। ये चीज क्लियरली ओपिनियन ने अपनी डेफिनेशन में इंटरनेशनल लॉ की बोली थी। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सम एक्सटेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, राइट से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड भी उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, जितने भी रेगुलेशंस दिए गए हैं, वो इंडिविजुअल्स को, स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की इनने दी है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। हमने दो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है इंटरनेशनल लॉ में, दैट इज जे.जी. स्टार्क एंड ओपिनियन, उनकी हमने डेफिनेशन देखी कि इंटरनेशनल लॉ दोनों के हिसाब से क्या है, एक बॉडी ऑफ लॉ है जिसमें क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कि रूल्स क्या करेंगे, स्टेट्स बाइंडिंग है, स्टेट्स उनको क्या करेगी, उन रूल्स पे, उन रेगुलेशन पे बाउंड रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ फ्रिक्वेंटली वायलेट की जाती है किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से। ठीक है, तो जो स्टेट है, जो कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवमेंट पे क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर देते हैं, जिस वजह से ये बोला गया है कि इंटरनेशनल लॉ किसी भी तरीके से एक ट्रू लॉ नहीं कहला सकती। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, और इसी बेसिस पर ये बोला गया है कि कोई भी मशीनरी सिमिलर नहीं है स्टेट की जो कि क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, इन्फोर्स कर सके इंटरनेशनल लॉ को। ये वहां पर नेचर इंटरनेशनल लॉ का बताता है। तो सिंपल शब्दों में ये बोला है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ नहीं है, क्योंकि उसको बार बार क्या होता है, फ्रिक्वेंटली वायलेट किया जाता है किसकी तरफ से, स्टेट कंट्रीज की तरफ से, और उसी के साथ साथ कुछ लोग उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, वो सही से नहीं कर पाते हैं। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ जो एब्सेंस है सैंक्शन का वो इनमरेटेड है, वन ऑफ द रीजंस जो कि क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ को एक्सक्लूड करता है कैटेगरी ऑफ लॉ से।
ठीक है। और यही इस वजह से कि सैंक्शन नहीं मिलता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता, इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ की जो कैटेगरी ऑफ लॉ में जो पार्ट आना चाहिए वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ एक लॉ तो है, बट अगर हम बात करें कि जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, प्रॉपर सैंक्शन की, प्रॉपर इन्फोर्स की, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ में नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं वायलेशन कर देती हैं और कंट्रीज उसको प्रॉपर तरीके से क्या फॉलो नहीं करती हैं। ओके। इंटरनेशनल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है जो भी सॉवराइन स्टेट्स है उनके रिलेशंस को, और उसी के साथ साथ किसी भी तरीके का सुपर सॉवरेन नहीं है उनके ऊपर। और जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं ऑस्ट्रेलियन डेफिनेशन ऑफ लॉ के हिसाब से, वो क्या, वो कमांड्स ऑफ सॉवरेन नहीं है और डिवॉइड है सैंक्शन के, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रिलेशंस जो है सॉवरेन स्टेट्स के रेगुलेट करता है, और यहाँ पर कोई भी सुपर सॉवरेन नहीं है, मतलब कोई भी एक दूसरी कंट्री से या दूसरे स्टेट से कोई ऊपर नहीं है। रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सब क्या है, बराबर है, सारे स्टेट, सारे कंट्री एक ही लेवल पे है, ये चीज आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली जो रिलेशंस है, रिलेशंस किसके बीच में, जितने भी सॉवरेन स्टेट्स है उनके बीच में रिलेशंस को मेंटेन करता है। और इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के हिसाब से ये चीज क्लियर है कि कोई भी सॉवरेन स्टेट किसी स्टेट के ऊपर नहीं है, ये चीज क्लियरली इंटरनेशनल लॉ में बोलकर रखी है, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसी भी तरीके से सीज नहीं हो सकता इस बेसिस पे कि वो ऑस्टिन की डेफिनेशन में फिट नहीं करता है। और बेसिकली यहाँ पे ऑस्टिन से रिलेटेड यहाँ पे बताया आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ का नेचर और जे स्टार्क की डेफिनेशन एंड ओपिनियन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर ओपिनियन ने जब डेफिनेशन दी थी तो उन्हें 3 मेन कंपोनेंट बताए थे। कौन से? पहला है आपका बॉडी ऑफ रूल्स, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ एक कम्युनिटी है। और तीसरा इंटरनेशनल है इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक कॉमन कंसेंट है, ठीक है। तो जब ओपिनियन ने अपनी डेफिनेशन दी थी तो उससे अगर हम 3 कंपोनेंट निकालें, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो 3 क्या होंगे, बॉडी ऑफ रूल्स है, वो एक कम्युनिटी है, और उसी के साथ क्या है, एक कॉमन कंसेंट है, ठीक है। ऑस्टिन डेफिनेशन ने क्या एक्सक्लूड किया था, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ को क्या किया था, एक्सक्लूड किया था। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने डेफिनेशन देख ली, हमने उसका नेचर देख लिया, अब हम आते हैं कि क्यों स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ ओबे करना जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ है, ओबे नहीं भी करें तो भी क्या होगा, बट ऐसा जरूरी है कि जो स्टेट्स हैं उनको इंटरनेशनल लॉ ओबे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सबसे पहला आता है सेल्फ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। अगर स्टेट्स जो हैं, जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल लॉ ओबे करती हैं, तो उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है रिलेटेड टू द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, रिलेटेड टू द लॉ, वो बना रहेगा। उसी के साथ साथ अगर वो इंटरनेशनल लॉ ओबे करेंगे स्टेट्स, कंट्रीज, तो उससे क्या होगा, उससे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हुए जो कंट्रीज की जो सिक्योरिटी है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी बाउंड्री लाइंस के लिए, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स ओबे करती हैं तो एक दूसरे के लिए जो बाउंड्री लाइंस है उस पर क्या बनी रहेगी, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक भी स्टेट ने क्या किया, ब्रीच किया, तो जो दूसरी है वो क्या कर सकती है, इन्फ्रिंज कर सकती है, बट जो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, रेमेडी मिलने से क्या मिले, रेमेडी नहीं मिलेगी इंटरनेशनल लॉ में। मतलब कि अगर एक स्टेट ने ब्रीच किया और उसी को देखते हुए दूसरे ने भी ब्रीच किया तो दूसरे वाले को रेमेडी नहीं मिलेगी, ये बात दिमाग में रखनी है। तो इंटरनेशनल लॉ स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए, ताकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट बना रहे, उनकी सिक्योरिटी वाली जो चीज है वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे बाउंड्री लाइंस में। और अगर एक स्टेट क्या करती है, ब्रीच करती है, और उसको देख के दूसरी स्टेट भी ब्रीच कर रही है, तो दूसरी वाली स्टेट को कोई भी रेमेडी नहीं दी जाएगी इंटरनेशनल लॉ में। ये चीज क्लियरली बोलकर रखी है। उसी के साथ साथ अगर स्टेट्स क्या करती है, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करती हैं, तो जो वीक स्टेट्स हैं वो क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती हैं, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है इंटरनेशनल लॉ में वो वीक स्टेट्स के लिए बहुत सारे रूल्स बताता है, ठीक है। तो जो वीकर स्टेट्स हैं वो अगर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करती हैं, इंटरनेशनल लॉ को ओबे करती हैं, तो वो वीकर स्टेट्स क्या होती है, वीक कंट्रीज पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है एज पर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लॉ का इग्नोरेंस किया जाता है तो उससे क्या होगा, आइसोलेशन होगा, किससे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से।
उसी के साथ साथ प्रोवाइड करा जाता है एक फोरम जहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर स्टेट इंटरनेशनल लॉ फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, तो वहां से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करी जाएगी। उससे रिलेटेड जो भी रेमेडीज है वो क्या की जाएंगे, प्रोवाइड की जाएंगी। ह्यूमैनिटी, पीस और जो फेयरनेस है वर्ल्ड कम्युनिटी में वो क्या रहेगा, वो पूरी तरीके से इंश्योर्ड रहेगा अगर इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया जाएगा स्टेट की तरफ से। तो फिर हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने जे स्टार्क ओपिनियन की डेफिनेशन देख ली, नेचर देख लिया कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्यों स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना चाहिए वो देखा। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से निकल के आया है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ में आता है मटेरियल सोर्सेज। तो मटेरियल सोर्सेज क्या बोलता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, क्लियर नहीं है बट एज इजीली अवेलेबल है नेशनल लीगल सिस्टम में। मतलब कुछ कुछ कंट्रीज के लिए वो अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, मतलब उसको डिफाइन नहीं है, बट एज अ मटेरियल सोर्सेज बताएं तो सिस्टम्स में हर एक कंट्री में बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करने। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कंट्री में दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है और वो डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाता है। तो जो आर्टिकल 38 है स्टैट्यूट का वो ये बोलता है कि वो क्या करेंगे, कोर्ट को डायरेक्ट करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, एज एन इंटरनेशनल लॉ को रिफर किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। ये चीज आर्टिकल 38 में बोली गई है। ठीक है, सो मान लो अगर कोई दो कंट्रीज हैं, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, उसके बाद उनका मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, तो आर्टिकल 38 स्टैट्यूट का क्लियरली बोलता है कि उस पे क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आगे चीजें अप्लाई की जाएंगी। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे वो पर्टिकुलर हो, स्टैब्लिश करते हैं ऐसे रूल्स जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कंटेस्टिंग स्टेट से। ठीक है, तो ये भी मटेरियल रूल्स में आता है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो पर्टिकुलर हो, वो क्या करते हैं, रूल्स स्टैब्लिश करते हैं। और वो रूल्स कौन रिकॉग्नाइज करता है, कंटेस्टिंग स्टेट्स रिकॉग्नाइज। इंटरनेशनल कस्टम की बात करूं तो इंटरनेशनल कस्टम क्या है, जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड है, और वो किसने एक्सेप्ट की है, लॉ ने एक्सेप्ट की है। और जो जनरल प्रिंसिपल्स लॉ है वो रिकॉग्नाइज किए गए सिविलाइज्ड नेशंस की तरफ से। और जो जुडिशियल डिसीजंस है, जो टीचिंग है मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट की, वो क्या है, वो पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ के बेसिस पे डिसाइड की गई है। ठीक है, तो ये मेजरली मटेरियल सोर्सेज को कवर करा जाता है। बेसिकली मटेरियल सोर्स ये बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो चीज़ प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है अगर स्टेट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में, तो ये चीज़ प्रॉपरली जो सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ, उसको क्या किया जाए, रेफर किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स आता है इंटरनेशनल लॉ में कस्टम। कस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे हमने हिंदू लॉ में देखा या चाहे हमने किसी भी जगह देखा, तो कस्टम वैसे ही इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक केस की मैंने बात की है, दैट इज कोलंबिया वर्सेस पेरू, जिसको हम असाइलम केस बोलते हैं, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला था कि कस्टम क्या है, कस्टम एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म यूजेज है जिसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है लॉ की तरफ से। ठीक है, तो असाइलम के केस में क्लियरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला था कि कस्टम एक क्या है, कस्टम एक कांस्टेंट और एक यूनिफॉर्म यूजेज है जिसको क्या किया गया है, लॉ की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जे स्टार्क की, तो जे स्टार्क ने क्या बोला है, क्लियर टेक्निकल डिफरेंस है किसके बीच में, कस्टम एंड यूजेज के बीच में। ठीक है, तो वहां पे आईसीजे ने कस्टम और यूजेज वाली चीज बताई, बट यहाँ पर जे स्टार्क कस्टम के बारे में क्या बोलते हैं, जे स्टार्क ये बोलते हैं कि बहुत क्लियर डिफरेंस है किसके बीच में, कस्टम के और यूजेज के बीच में। ये चीज उन्होंने बोली है। उन्होंने ये बोला है कि जो यूजेज है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ट्यूलाइट स्टेज ऑफ कस्टम, और जो कस्टम है वहां वो कब शुरू होता है, जब यूजेज एंड हो जाता है। ठीक है, तो जे स्टार्क ने क्या बोला है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो यूजेज है वो क्या है, ट्विलाइट है किसका, कस्टम का, और कस्टम कब शुरू होता है, जब यूजेज खत्म हो जाता है। ये चीज जे स्टार्क ने क्लियरली यहाँ पर बताई है। उसके बाद करें बात, तो कस्टम में ये बोला गया है कि जो यूजेज है वो इंटरनेशनल हैबिट एक्शन की, जो कि अभी तक फुल लीगल अटेस्टेशन जिसको नहीं मिला, हम सिर्फ कस्टम के ऊपर ध्यान देते हैं, यूजेज को अभी तक कहीं पर भी फुली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, कहीं पर भी उसको फुली सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं बोला गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है,
ओपिनियन ने ये बोला है कि जो थ्योरिटिकल है वो एक लाइन इंटरनेशनल कंडक्ट की वो फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट की जाती है स्टेट की तरफ से, जिसको जनरली लीगली ऑब्लिगेटरी किया जाता है और लीगली राइट किया जाता है, जो कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में टर्न हो सकता है। ओके, कस्टम की बात करें तो एक और केस है, दैट इज पोर्टुगल वर्सेस इंडिया, जो कि राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस के बारे में बात करता है। आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर यह बोला था कि अगर एक लोकल कस्टम भी होता है फॉलो दो स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे क्या रहा है, एक लॉन्ग कंटिन्यूड प्रैक्टिस रही है। मतलब अगर दो स्टेट्स एक कस्टम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एक लोकल कस्टम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो लोकल कस्टम जब फॉलो कर रहे होंगे तो एक लॉन्ग कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस हुई होगी, तभी हम उसको क्या बोल पा रहे हैं, उसको कस्टम बोल पा रहे हैं। और जैसे ही वो एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, रिलेशंस के बेसिस पे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और उसी के साथ इस केस में ये भी बोला था कि वो प्रैक्टिस क्या रहेगी, वो प्रैक्टिस रहेगी बेसिस किसकी, म्यूचुअल राइट्स की दोनों पार्टीज के बीच में। फिर कस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो क्या है, दो आपके वाइटल एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहला बोलता है जनरल प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट विच कंसिडर कस्टम एज लॉ, मतलब जो स्टेट्स इसको कर रही हैं, कंसिडर कर रही है कस्टम एज लॉ को, जिसमें एंटीग्विटी भी आता है, सर्टिनिटी भी आता है, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी भी आता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो कि क्या है, बाइंडिंग है लॉ में, ये चीज कस्टम से रिलेटेड यहाँ पे बताई गई है। फिर हम आते हैं दूसरा सोर्स, ट्रीटी। तो ठीक है, पहला हमने कौन सा देखा, मटेरियल सोर्स, जिसमें बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कस्टम, जिसमें हमने देखा जेजी स्टार्क ने बोला है कि कस्टम और यूजेज में डिफरेंस है, और यूजेज जो है वो एक ट्विलाइट है कस्टम का, और जो कस्टम है वो जब शुरू होता है जब यूजेज एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ओपिनियन की भी डेफिनेशन देखी, उनने कस्टम से रिलेटेड क्या बोला है। अब हम देखेंगे ट्रीटीज। ट्रीटीज भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ट्रीटीज और कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, जैसे कस्टम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ के लिए जो मेन सिग्निफिकेंट है आपका सोर्स, मेन सिग्निफिकेंट, मेन इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो कौन सा है आपका, वो है आपका ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ठीक है, जो स्टैट्यूट है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का, जो स्टैट्यूट है वो ये बोलता है कि जो कन्वेंशंस है वो किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 38(1)(a) में दिए गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बताया है, वहां का जो स्टैट्यूट है वो क्लियरली बोलता है कि जो कन्वेंशंस है वो किसमें डिफाइन किए गए हैं, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में कन्वेंशन की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जो ट्रीटीज होती हैं वो ट्रीटीज क्या होती हैं, ट्रीटीज एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशंस को पार्टीज के बीच में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटीज क्या है, ट्रीटीज एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं, किसके बीच में, पार्टीज के बीच में। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटीज हमने देख ली कि ट्रीटीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन दी पार्टीज करते हैं। एक स्टेट ने ट्रीटी साइन कर ली विद द दूसरी स्टेट, ये हम सुनते ही हैं, इस स्टेट ने दूसरे स्टेट के साथ, या इस कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ क्या कर लिया, ट्रीटी साइन कर लिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रीटी साइन करने पे लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, या दोनों स्टेट्स के बीच में। ठीक है, अब हम अगर ट्रीटीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है, ये किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं। बेसिकली क्या बोलता है, ये ले डाउन करता है एक स्पेशल ऑब्लिगेशन, और वो स्पेशल ऑब्लिगेशन किसके बीच में होगा, पार्टीज के बीच में होगा। ये जो ट्रीटीज हैं ये ऐसा अग्रीमेंट होता है दो या दो से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स, जो कि स्पेशल मैटर से रिलेटेड रहती है, स्टेट से रिलेटेड, जो कि पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली डील करेंगी। फिर आते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज। ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट सोर्स नहीं है। लॉ मेकिंग ट्रीटीज क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दी स्टार्क, जेजी स्टार्क ने क्या बोला है लॉ मेकिंग ट्रीटीज से, द प्रोविजंस ऑफ सच ट्रीटीज आर डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जेजी स्टार्क ने ये बोला है कि जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है वो क्या है, वो आपका लॉ मेकिंग ट्रीटीज एक क्लियर सोर्स है, एक डायरेक्ट सोर्स है, किसका, इंटरनेशनल लॉ का। ये चीज जेजी स्टार्क ने क्लियरली बोली है। और अगर इनएडिक्वेसी रहती है कस्टम की, या इमरजेंसी रहती है न्यू प्रोडक्ट्स की, तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे इस ट्रीटीज के लिए।
जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करती है इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज का क्या काम रहता है कि वो जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है उनको प्रोड्यूस करना, वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमारे हो गए कौन से यूनिसेट्रल हो गया, मॉडल ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब लॉ मेकिंग ट्रीटीज का पार्ट है। फिर हम आते हैं नॉर्मेटिव ट्रीटीज। नॉर्मेटिव ट्रीटीज क्या बोलती हैं, जो मेजर वीकनेस है इंटरनेशनल लॉ की वो ये है कि जो ट्रीटीज है उनका किसी भी तरीके से ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ लॉ नहीं आता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ लॉ के पार्ट में कवर नहीं की जाएंगी, ये चीज नॉर्मेटिव ट्रीटीज में बताई गई है। ये बेसिकली किसी भी तरीके से रूल्स ऑफ लॉ को ले डाउन नहीं करते जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में दिए गए, और ये क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए जीजी स्टार्क ने ये बोला है कि जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है वो नॉर्मेटिव ट्रीटीज है, मतलब जो कि क्या, जो कि अप्लाइड किया गया है, रेटिफाइड किया गया है स्टेट की तरफ से, ठीक है। तो जेजी स्टार्क ने क्या बोला है, जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है वो किस में आएंगी, वो नॉर्मेटिव ट्रीटीज के पार्ट में आएंगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जनरल एंड पर्टिकुलर ट्रीटीज। किसके बारे में बात करती हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर ट्रीटीज में सबसे पहला आता है यूनिवर्सल ट्रीटीज। यूनिवर्सल ट्रीटीज क्या बोलता है, सारी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज हैव कंसेंटेड, मतलब जितने सारी कंट्रीज ने जो कंसेंट दी है, चाहे 4 जेनेवा कन्वेंशंस हो जिसमें प्रिंसिपल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक रूल्स जो सेफगार्ड करेंगे कॉन्वेंट्स को, जो बाउंडेड है, सिक है, प्रिजनर्स ऑफ वार है, सिविलियंस के, वो, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रीटी सिंपल शब्दों में बोले जिसमें सारी कंट्रीज ने क्या किया है, अपनी कंसेंट दी है उस ट्रीटी के लिए, वो ट्रीटी क्या होगी, यूनिवर्सल ट्रीटी में कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं चार्टर्स। ट्रीटीज में चार्टर्स भी आते हैं। चार्टर्स आपने सुने होंगे, ये वाला चार्टर्स, ये वाला चार्टर। तो चार्टर क्या होता है, चार्टर बेसिकली यूज किया जाता है फॉर्मल और सोलेमनाइज इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे हमारा हो गया ट्रीटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे यूएन चार्टर है। तो जो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मल और सोलेमन इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। कन्वेंशन की बात करें तो स्पेसिफिक टर्म क्या होती है, फॉर्मल मल्टीलेटरल ट्रीटीज के लिए यूज की जाती है एक ब्रॉड नंबर ऑफ पार्टीज को, उसमें हम बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मल मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं तो उनको हम कन्वेंशन बोले जाते हैं, जो फॉर्मल मल्टीलेटरल ट्रीटीज जिसमें क्या होगा, ब्रॉड नंबर ऑफ आपकी पार्टीज होंगे। फिर आते हैं प्रोटोकॉल्स। तो सप्लीमेंटल जो है प्रिंसिपल ट्रीटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जेनेवा कन्वेंशंस के क्या है, पूरी तरीके से एग्जाम्पल है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करें तो आर्टिकल 38(1)(c) जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। तो हमने कौन से देखे, मटेरियल सोर्स, कस्टम, ट्रीटी, और अब हमारा नेक्स्ट क्या है सोर्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 38(1)(c). आईसीजे का क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो कोर्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है सिविलाइज नेशंस की तरह से डिस्प्यूट डिसाइड करने में, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की जिनको रिकॉग्नाइज किया गया सिविल नेशन की तरफ से, तो जनरल लॉ प्रिंसिपल ऑफ लॉ पूरी तरीके से लीगल सिस्टम में इंडिपेंडेंट स्टेट के अप्लाई होगा। आर्टिकल 21 स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये बोलता है, परमिट करता है कोर्ट को कि वो अप्लाई करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जिनको डिराइव किया जाएगा कोर्ट की तरफ से नेशनल लॉ से, और उसमें पूरी तरीके से जो नेशनल लॉ स्टेट्स है उनको पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है इसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी, और वो कंडीशंस किसके बेसिस पे रहेंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल लॉ के बीच में रहेंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है स्टैट्यूट से तो इंटरनेशनल लॉ के साथ उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। और जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करें तो आर्टिकल 38(1)(c) आपको याद रखना है आईसीजे स्टैट्यूट का, ठीक है। तो ये थे हमारे सोर्सेज, हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, हमने नेचर देख लिया, हमने सोर्सेज कवर कर लिया। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ की कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कंसेंट थ्योरी, जिसको हम पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। कंसेंट थ्योरी बेसिकली क्या करती है, ये थ्योरी कमांड करती है सपोर्ट से ज्यादा नेचुरलिस्ट थ्योरी को, मतलब जो नेचुरलिस्ट थ्योरी है वो क्या करती है,
वो बेसिकली सपोर्ट देती है, बट जो ये थ्योरी है वो क्या करती है, कमांड करती है मोर सपोर्ट किसकी कंपैरिजन में, नेचुरल थ्योरी के कंपैरिजन में। नेचुरल थ्योरी थोड़ा सपोर्ट देती है, बट ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, ज्यादा सपोर्ट देती है। ये चीज यहाँ पे क्लियरली बताकर रखी है। अगर इस थ्योरी की बात करें तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंसिस्ट करता है ऐसे रूल्स जिसमें क्या किया है, स्टेट्स ने कंसेंट दिया है उसको ऑब्जर्व करने का। ठीक है, तो अगर हम कंसेंट थ्योरी की बात करें, कंसेंट से समझो, पॉजिटिविज्म से समझो कि ऐसी थ्योरी जहां पर सारे स्टेट्स ने, सारे कंट्रीज ने क्या की है, अपनी कंसेंट दी है, अपनी कंसेंट दी है कि दे आर अग्रीइंग विद द रूल्स, दे आर अग्रीइंग विद द स्टैंडर्ड्स, दे आर अग्रीइंग विद द नॉर्म्स। ये सारी कंसेंट किसने दी है, स्टेट ने, कंट्रीज ने दी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक डेफिनेशन की, तो ब्रेली ने क्या बोला है कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। ये चीज आपको पता है कि कंसेंट जब हम कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कंसेंट एक्सप्रेस मतलब बाय द वर्ड्स, बाय द ओरल, बाय द राइटिंग, हम बाय द एक्शंस कंसेंट दे सकते हैं, तो वो क्या हो गई, एक्सप्रेस कंसेंट हो गई। बाय द कंडक्ट ऑफ योर एक्शंस आपकी क्या हो गई, इम्प्लाइड हो गई। तो कंसेंट दो टाइप की होती है, तो यहां पर भी वही बोला है कि स्टेट्स जो है कंसेंट अपनी एक्सप्रेस वे में दे सकती है और इम्प्लाइड वे में दे सकती है। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कंसेंट थ्योरी। ठीक है, अगर एक कस्टमरी रूल की बात करें तो वो क्या होगा, मतलब एक अगर कस्टमरी रूल को एक्वेसिंग कर लिया गया है तो वो क्या होगा, वो एग्जाम्पल होगा इम्प्लाइड कंसेंट का, जो कि किसने किया है, स्टेट ने किया है। ठीक है, जो वैलिडिटी होती है लॉ की वो विल ऑफ द स्टेट के ऊपर बेसिस होती है, और जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं और जो म्यूनिसिपल लॉ के रूल्स हैं वो क्या होगा, विल ऑफ द स्टेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, और वो दोनों के ऊपर, बोथ के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब अगर स्टेट ने अपनी कंसेंट दी है तो फिर जो रूल्स है, जो लॉ है, वो पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो थ्योरी है वो क्या करती है, प्री सपोज करती है कुछ वेरिएबल्स को, जैसे क्या हो गए, सॉवरेनिटी, अथॉरिटी एंड विल ऑफ स्टेट, इनको क्या करती है, प्री सपोज करती है। कौन सी थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, ये बोलती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे सॉवरेनिटी हो गई, अथॉरिटी हो गई, विल ऑफ स्टेट, उसको पूरी तरीके से क्या करेगी, प्री सपोज करेगी। फिर हम आते हैं ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ठीक है, तो कंसेंट थ्योरी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो नेचुरल थ्योरी के ज्यादा सपोर्ट देती है। दूसरी चीज, कंसेंट मतलब कि स्टेट्स ने, अपनी कंट्रीज ने कंसेंट दे दी है रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करने से रिलेटेड, और अगर उन्हें कंसेंट दे दिया तो दे हैव टू बी, मतलब उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर हम आते हैं ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी क्या बोलती है, तो बेसिकली पॉजिटिव ये बिलीव करते हैं कि जो सॉवरेनिटी स्टेट की वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी के हिसाब से, जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन है, जिनकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करने में। जेलिंग के हिसाब से बात करें तो सुप्रीम विल जो है स्टेट की वो क्या रहेगी, वो कंसेंटिंग रहेगी, बाउंड रहेगी कन्वेंशनल रूल्स और कस्टमर रूल्स के साथ, चाहे वो लिमिटेशन हो सॉवरेनिटी के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि सॉवरेन इंपॉर्टेंट रहेगा, लिमिट रहेगा, जो सॉवरेनिटी रूल्स हैं, जो सॉवरेनिटी के हिसाब से जो फॉलो करनी है वो चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएगी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो जो उसकी सुप्रीम विल है वो पूरी तरीके से फॉलोड की जाएगी। फिर हम आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ की, दैट इज पैक्टा एंड सर्वेंडा। तो यहाँ पे जो एंजिलोटी थे उन्हें ये बोला था कि जो डॉक्ट्रिन है पैक्टा एंड सर्वेंडा, मतलब बेसिकली इसका मतलब होता है कि स्टेट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उस अग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करना है। मतलब जो कंट्रीज के बीच में, जो स्टेट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, एंड मैं पहली बात बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो इंटरनेशनल लॉ में हम स्टेट कंट्रीज को बोलते हैं। तो अभी तक आप जो कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये बेसिक सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो इंटरनेशनल लॉ में हम कंट्रीज को बेसिकली स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैक्टस एंड सर्वेंडा मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो अग्रीमेंट हो रहा है स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, वो अग्रीमेंट क्या रहेगा, वो अग्रीमेंट पूरी तरीके से रिस्पेक्ट रहना चाहिए उस अग्रीमेंट की। ठीक है, तो बेसिकली एक बेसिक नॉर्म है, एक एब्सोल्यूट पोस्टुलेट है इंटरनेशनल लीगल सिस्टम का। एंजेलोटी ने ये बोला है कि जैसे अगर ट्रीटीज के केस में बात करें, कस्टमरी रूल्स के बेसिस पे बात करें, तो वो पूरी तरीके से इम्प्लाइड कंसेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर डिसाइड की जाएगी। ठीक है, उसी के साथ एंजेलोटी ने ये बोला है कि जो कस्टमरी रूल्स को उन्हें बाइंडिंग की तरह ट्रीट किया गया स्टेट की तरफ से, जो कि क्या होगा, इम्प्लाइड पैटर्न का वर्च्यू रहेगा। ओके, फिर हम आते हैं ट्रूली बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब हमने देख ली थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमने कंसेंट थ्योरी देखी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी देखी, पैक्स एंड सर्वेंडा देखा। अब हम देखेंगे ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
तो बियरली अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन इज बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि जो मैन है, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक स्टेट से रिलेटेड हो, उनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक लॉज हैं, वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल लॉ, इफ यू आर अप्लाइंग द इंटरनेशनल लॉ एंड इफ यू आर कनेक्टिंग विद इंटरनेशनल लॉ, आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करना पड़ेंगे, चाहे आप इंडिविजुअली आ रहे हो, चाहे वो आप एक स्टेट की तरफ से आ रहे हो। ये चीज यहाँ पे क्लियरली बोलकर रखी है, ठीक है। और इसी बेसिस पे जो सिसिल हर्स्ट है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो क्या करती है, वो सर्टेन इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे देखती है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो पूरी तरीके से डिफाइन हुए हों, और उनको जो स्टेट है वो अगर आइसोलेशन में रह रही है तो इंटरनेशनल लॉज के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टेट है वो पर्सन नहीं है लाइफ ऑफ विल के साथ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होना चाहिए, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉलो होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला है इसमें कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है स्टेट के, जो इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो होना चाहिए, वो किसके थ्रू होंगे, वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू होंगे। फिर हम आते हैं डॉक्ट्रीज। कुछ डॉक्ट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज की गई थी, डॉक्ट्रीज ऑफ रिकॉग्निशन में जो आती है, जिसमें जो सबसे पहले आती है वो आती है स्ट्रेडा डॉक्ट्रिन, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रेडा थे वो कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर थे मैक्सिको के 1930 में। उनने कुछ पॉलिसी लेट डाउन की थी, किसके हिसाब से, जिसमें ये बोला था कि हर एक स्टेट की ड्यूटी है, हर एक स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट क्या करेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंटिन्यू करेगी ऐसे स्टेट के साथ जिसमें क्या, जिसमें कोई भी रेवोल्यूशन चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ने ये बोला था कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कंटिन्यू करेगी, और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कंटिन्यू करते टाइम कोई भी रेवोल्यूशन चेंज नहीं होगा। जो स्ट्रेटा ने ये क्लेम किया था कि डिक्लेरेशन इशू करने के लिए रिकॉग्निशन से रिलेटेड वो एक इंसल्टिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑफेंड करता है सॉवरेनिटी को दूसरे नेशन के, और एक जजमेंट पास करता है इंटरनल अफेयर्स ऑफ दोस नेशंस के बेसिस पे। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये फॉलो की गई है किसकी तरह से, यूनाइटेड किंगडम की तरह से और यूएस की तरह से। 1980 से ये डॉक्ट्रिन को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली उस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि बिना कोई रेवोल्यूशन वाली चीज करते हुए जो प्रॉपर चीजें हैं वो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन जो है वो आपकी टॉबर डॉक्ट्रिन है। ये जो प्रोवाइड की गई थी, ये प्रोपाउंड की गई थी टॉबर ऑफ इक्वेडेटर की तरफ से, जिन्हें ये बोला था कि इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो रिकॉग्निशन है वो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा जो कि पावर रिवोल्यूशन के थ्रू आई है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि पावर में रिवोल्यूशनरी के थ्रू आई हैं, उनको किसी भी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज टॉबर डॉक्ट्रिन में क्लियरली बोलकर रखी गई। टॉबर डॉक्ट्रिन में ये भी बोला गया है कि ये जो डॉक्ट्रिन है इनकॉर्पोरेट की गई है 5 सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स की तरफ से, और वो किस में की गई है, 1907 ट्रीटी में, और 1923 में उसको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। टॉबर डॉक्ट्रिन जो है, हाउएवर जो दोनों डॉक्ट्रिन है उनको किसी भी तरीके से लास्टिंग वैल्यू से प्रूफ नहीं किया गया है, और जो करेंट ट्रेंड है वो एविडेंस किया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन में कि भैया ये जो डॉक्ट्रिन है ये बिना, अगर किसी के पास भी कोई भी रेवोल्यूशन है, कोई भी अगर पावर में आई रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ टॉबर डॉक्ट्रिन में बोली गई है, ठीक है। तो इंडिया ने एक सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट की थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम आते हैं जो तलाइबल गवर्नमेंट है उनको वाइप्ड अप कर दिया था, तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि तोबर डॉक्ट्रिन क्यों कैसे फॉलो की गई, और अगर अभी तक की हिस्ट्री देखें तो वो हिस्ट्री आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ बेसिक डॉक्ट्रिन का याद रखना है, ठीक है। सिम्पसन्स डॉक्ट्रिन क्या होती है, ये डॉक्ट्रिन बेसिकली नॉन रिकॉग्निशन की होती है, जो कि प्रॉम्प्ट किया गया था मैनचुक्यो सिचुएशन के हिसाब से। जापान ने इन्वेट किया था मंचूरिया, एक प्रोविंस चाइना का 1931 में 1932 में, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था मनचुको के नाम से। जो लीग ऑफ नेशन है उनने क्या किया था, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दी थी, और वो फैक्ट कमेटी किसको दी थी, मनचुको को दी थी, जिसमें उन्हें ये बताया था कि ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। ये कमेटी ने जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस था जापानीज ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पूरी तरीके से देखा था, बट उन्हें किसी भी तरीके से ये नहीं बोला था कि जो मनचुका है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे नॉन रिवोल्यूशनरी वाली बात की गई है साइमंस डॉक्ट्रिन में, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो, मतलब यहाँ पे बेसिकली उन्हें एक हिस्ट्री बताई गई है उस डॉक्ट्रिन की। फिर हम आते हैं डी फैक्टो। आपको सिर्फ उस डॉक्ट्रिन में क्या याद रखना है, आपको उस डॉक्ट्रिन में ये याद रखना है कि वो डॉक्ट्रिन किससे बात करती है, नॉन रिकॉग्निशन से रिलेटेड बात करती है। डी फैक्टो एंड डी ज्योर रिकॉग्निशन क्या होता है,
प्रैक्टिस स्टेट्स की जो जनरली एक डिस्टिंक्शन बनाती है किसमें, बाय द फैक्ट में एंड बाय द लॉ में। रिकॉग्निशन डी फैक्टो मतलब कि जो कि स्टेट के ओपिनियन में रिकॉग्निशन दिया गया है वो, जिसमें न्यू स्टेट और गवर्नमेंट क्या करेंगे, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। और जो रिकॉग्निशन है वो रिजर्वेशंस और मतलब के साथ तरीके से दिया जाएगा, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंटली हो। जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है उसको कन्वर्ट किया जाएगा लेटर रिकॉग्निशन डी ज्योर में, जो कि विड्रॉन कर दिया जाएगा इंटायरली, जैसा भी केस होगा। और जो डू फैक्टो रिकॉग्निशन है वो एक नए स्टेट को, एक गवर्नमेंट को दिया जाएगा जब भी ओपिनियन रहेगा रिकॉग्नाइजिंग स्टेट का। ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन, तो ये जो रिकॉग्निशन है फिनलैंड, एस्टोनिया एंड लिटविया को दिया जा, जो कि रशिया के पास थे। तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन डी जॉर है मतलब क्या, कि रिकॉग्नाइजिंग स्टेट के बेसिस पे वो क्या कर रही है, सारे रूल्स फॉर्मली कर रही हैं फॉलो, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड किए हैं रेगुलेशंस उनको फॉलो किया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे डी जॉर के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है। फिर हम आते हैं, सो डी फैक्टर डी जॉर बाय द फैक्ट एंड बाय द मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज जिसमें वो फॉलो किया जाएगा। फिर आते हैं लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये बोला गया है कि स्टार्टिंग में जो सी है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और वो ओपन थी सारे नेशंस के लिए। इनको बेसिकली रेगुलेट किया जाता था कस्टमरी रूल्स की तरह से, कि किस तरीके से लॉ ऑफ दी सी चलेगा। जो सी के जो लॉज हैं उनको पहले रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था, पहले जो है कस्टमरी रूल्स के हिसाब से चला जाता था। ठीक है। सो 1608 में जो ग्रॉशियस है उन्होंने एडवांस की थ्योरी, जिसमें ये बोला गया कि जो हाई सीज हैं वो ओपन रहेगी जाएगी ऑल स्टेट्स के शिप्स के हिसाब से। और अगर लॉ ऑफ सी की बात करें तो इंट्रो में देखें तो जो लिटरल स्टेट है उन्होंने ये बोला कि जो एडजॉइनिंग वाटर्स हैं, जो सी के ऊपर वाटर्स जा रहे हैं जिनमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हैं, उन पे क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से लॉ ऑफ सी को क्या किया गया, पिक्चर में लेकर आए गए। बैंकर शॉक ने 1702 में ये बोला, उन्होंने ये बोला कि जो लिटरल स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं कोस्टल वाटर्स की और मैरीटाइम बेल्ट की। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरत है कि क्या करें, हम एक पूरी तरीके से डिसाइड करें कि किस लिमिट तक किस उससे हो सकता है। तो इसी वजह से हम क्या लेकर आए, वो लॉ सी लेकर आए गए। ठीक है। सो बेसिकली अडॉप्ट किया गया है कैनन बॉल रूल, जो कि 3 न्यूटिकल माइल्स के हिसाब से किया गया, जो कि क्या होगा, कैनन बॉल शॉट का ये रहेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। ठीक है। ओके। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि किस तरीके से लॉस सी, कि पहले कोई भी ऐसा सी को जो मेंटेन है करना था वो वाली चीज़ नहीं थी। तो उसको दिमाग में रख कर क्या लगा कि भैया एक लेकर आया जाए। तो उसके लिए फिर क्या बोला गया कि जो 3 नॉटिकल माइल्स वाला जो कैनन बॉल वाला शॉट है वो फॉलो किया जाएगा। ये जो 3 मील लिमिट है वो अडॉप्टेड की गई थी मैरीटाइम पावर्स की तरफ से। और वो कब अडॉप्ट की गई थी, 19th सेंचुरी में की गई थी, जिसको एक्सटेंड किया था यूके की प्रैक्टिस के बेसिस पे भी और यूएस के बेसिस पे भी 20th सेंचुरी। ये रूल किसी भी तरीके से जनरल एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं करता है और फाइनली इसको 1982 में 12 नॉटिकल माइल्स में सेट किया गया था। ठीक है। 20th सेंचुरी के पार्ट की बात करें तो जो ट्रेडिशनल फ्रीडम है हाई सीज का, उसको चैलेंज किया गया था इंडिविजुअल स्टेट की तरह से, कि जिनको अपने अपने इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शंस चाहिए वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, जिसको पूरी तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने परमिटेड किया था। 1945 में जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनने प्रोक्लेमेशन एसेट किया था यूएस से रिलेटेड, सॉवरेन जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, चाहे वो ऑयल का जुरिस्डिक्शन हो चाहे वो गैस का हो। उसी बेसिस पे उनने ये बोला कि लॉ ऑफ सी को भी क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ सी को पूरी तरीके से रिकॉग्निशन हर एक साल में दिया गया है। ओके। फिर हम आगे आते हैं 1970 में। बहुत सारी कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना हो गए, ब्राज़ील हो गए, पानामा हो गए, पेरू हो गए, उनने क्या किया, क्लेम्स को अपना एडवांस किया और उनके जो लिमिट्स थी मैरीटाइम को उसको भी स्टैब्लिश किया कि उनके हिसाब से क्या लिमिट्स होनी चाहिए मैरीटाइम की, उनके हिसाब से किस तरीके से लॉ ऑफ सी ट्रीट की जाएगी, क्या जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, क्या जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, उनने भी ये बताया। ठीक है। तो लॉ ऑफ सी पे भी कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुए, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था।
उसमें ये बोला था कि जो पहला जेनेवा लॉ सी कॉन्फ्रेंस है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ड्राफ्ट लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, जो कि प्रिपेयर किया गया था आईएलसी की तरफ से। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जेनेवा में मीट हुआ था 24 फरवरी 1958 से, और इसमें 4 कन्वेंशन अडॉप्ट किए थे। कौन से? कन्वेंशन ऑन द टेरिटोरियल सी एंड कंटिंजेंट जोन, कन्वेंशन ऑन द हाई सीज, कन्वेंशन ऑफ फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग सोर्स ऑफ द हाई सीज, और कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो मेजर्स हैं लार्ज एक्सटेंट तक सेटल करते हैं बहुत सारे इश्यूज जुरिस्डिक्शन के, और वो इश्यूज किसके ऊपर होते हैं, सीज के ऊपर जो होते हैं। वो पूरी तरीके से ये कन्वेंशन देखते हैं कि अगर कोई दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में सी के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कहाँ से डिसाइड किया जाएगा, वो यहाँ से लॉ सूट पे ही डिसाइड किया जाएगा। ये जो 2 इश्यूज हैं ये रिमेन अनसेटल्ड रहे हैं, और जो ब्रेथ रही है टेरिटोरियल सी का और फिशरी लिमिट्स की वो भी, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने की वजह से, स्टेट्स की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड जनरेशन सेकंड कॉन्फ्रेंस भी हुई, और सेकंड कॉन्फ्रेंस में भी वो चीज़ निकल के नहीं आई। तो उसके बाद थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बोला गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए जो रिसोर्सेज हैं सी के वो प्रोवाइड करने चाहिए, और जो पॉसिबिलिटी है उनके एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन होने की, वो चीज़ क्या करी जाए, रोकी जाए। मतलब जो लॉ सीज के बीच में जो डिस्प्यूट होंगे लोगों के बीच में सीज से रिलेटेड, उनके कंट्रीज को, स्टेट्स को कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो इंडस्ट्रियली, इन सारे बेसिस के ऊपर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए वो चीज़ क्या की गई, देखी गई, ठीक है। जो मेजर है रिस्ट्रिक्शंस का, पर्टिकुलरली जो एक्सप्लॉयटेबिलिटी लिमिट है कंटिनेंटल शेल्फ की, वो क्या हो गई यहाँ पर, इररेलेवेंट हो गई। वास्ट और लिक्विडेटिव रिसोर्सेज जो मैग्नीसी नोड्यूल्स के थे उनको डिस्कवर्ड किया गया ओशन फ्लोर पे। 1967 में अरविंद पार्डो ने, जो एम्बेसडर थे माल्टा के, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि हम डीप सी देखें, माइन से रिलेटेड क्या करें, लॉ बनाए। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रही हूँ लॉ ऑफ सी की, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आपको याद रखना है कि कितने माइल्स थी, वो चीज़ याद रखना है, और लॉ ऑफ सी किससे रिलेटेड बात करता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो बाद में जनरल असेंबली ने क्या कर लिया था, उसको अडॉप्ट कर लिया था। कुछ फॉलोइंग एरियाज कवर्ड किए गए थे यूएनसीएलओस की तरफ से, क्या कि सबसे पहला 12 माइल नॉटिकल माइल टेरिटरी सी रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टेरिटोरियल सी का जो माइल नॉटिकल माइल है वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। ये चीज़ आपको कवर करनी है। दूसरी चीज़, जो प्रोविजन है ट्रांजिट पैसेज के, वो इंटरनेशनल स्टेट्स के थ्रू होंगे। इंक्रीज राइट रहेंगे आर्केफ्लिक एंड लैंडलॉक स्टेट्स के लिए। रिजिड कंट्रोल रहेगा मराइन पॉलिसीज ऑफ फिशरीज का, कंजर्वेशन का, और ईईजेड और डीप सीड भी रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। टेरिटोरियल सी की बात करें तो उसको डिफाइन किया गया है ऐसा सी एरिया जो कि सराउंड करता है एक स्टेट को, जिसको कंसिडर्ड किया गया है कि वो उस स्टेट का क्या है, बिलोंग करता है। बेसिकली अगर एक स्टेट है और उसके आसपास सी उसको सराउंड कर रहा है तो ये बोला जाएगा कि वो स्टेट क्या रहेगा, उसका पार्ट रहेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है सी का, जो एडजस्टेंट होगा कोस्टल स्टेट में, उसको अटैच किया जाएगा हाई सी से आउटर एज के बेसिस पे, और जो सॉवरेनिटी है कोस्टल स्टेट्स की, वो टेरिटोरियल सी के बेसिस पे क्या की जाएगी, डिसाइड की जाएगी। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने ऑब्जर्व किया है नॉर्वे वर्सेस स्वीडन में कि जो रेडियस है मैरीटाइम टेरिटरी का, वो क्या करता है, एक इनसेपरेबल ऑपरेमेंट लाइन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये चीज़ भी यहाँ पे टेरिटोरियल सी से रिलेटेड बताई गई है, ठीक है। फिर हम आते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉ का कैसे हुआ। तो बेसिकली 15th एंड 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था एक डिसइंटीग्रेशन हॉली रोमन एम्पायर के बाद। फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन रिप्लेस किया जिसमें रिलीजियस स्टेट से रिलेटेड बताई गई, और जो स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मुलेट किया गया किसी तरह से, जीन बॉर्डन की तरफ से किया गया 1956 में उनके डी रिपब्लिका के बुक में, ठीक है। फिर हम आते हैं, कुछ जुरिस्डिक्शन होते हैं जैसे स्टेट जुरिस्डिक्शन। स्टेट जुरिस्डिक्शन का कौन सा पार्ट होता है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो अथॉरिटी है स्टेट का और उसके जुरिस्डिक्शन है वो वेरियस पार्ट्स टेरिटरी पे, वो प्रिलिमिनरी और एक्सक्लूसिव है। ये बेसिकली सारे पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं, एलियन से रिलेटेड भी। और जो एक्सक्लूसिवनेस है जुरिस्डिक्शन की, वो इम्प्लाई करती है कि कोई भी स्टेट का कोर्सिव राइट नहीं है कि वो एग्जिट कर सकता है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर। ये जो जुरिस्डिक्शन है एक स्टेट एक्सरसाइज करेगी टेरिटरी के ऊपर, जिसमें टेरिटोरियल सी भी इंक्लूड होगा, शिप्स भी इंक्लूड होगा, फ्लाई। बेसिकली एक टेरिटरी के जो आसपास पूरा एरिया है, आसपास जुरिस्डिक्शन है, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें सी भी इंक्लूड की जाएगी, शिप भी इंक्लूड की जाएगी, और फ्लैग एंड पोर्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। टेरिटोरियल सुप्रीमेसी एक लीगल राइट नहीं देती बट एक कॉम्पिटेंस भी देती है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के एग्जाम्पशन की बात करें तो कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है रूल्स ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट के, जो इम्यूनिटी जुरिस्डिक्शन से अवेलेबल की जाएगी इन सारी चीज़ों के लिए।
जैसे फॉरेन स्टेट्स हो गए, हेड्स ऑफ सच स्टेट हो गए, इस रूल्स में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के एक फॉरेन सॉवरेन और स्टेट रहेगा जो कि अनअवेलेबल नहीं रहेगा लोकल कोर्ट्स के लिए, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये जो इम्यूनिटी है प्रिंसिपल ऑफ पारेन पैरम के बेसिस पे रहेगी, मतलब कि हर एक के पास अथॉरिटी है इक्वली, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, फिर हम आते हैं रिस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी, जो इंट्रैक्शन रहेगा स्टेट्स के बीच में, उसको क्या किया गया है, ओवरशेडोड किया गया है रूल ऑफ जॉस कैगन्स कॉगन्स के बीच में, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे और ह्यूमैनिटेरियन लॉस के बेसिस पे। और जो रिस्ट्रिक्टिव सॉवरेन इम्यूनिटी है प्रिंसिपल, वो रेफर करता है ऐसा प्रिंसिपल जिसमें इम्यूनिटी फॉरेन स्टेट की क्या की जाएगी, अनदर स्टेट पे रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, जो कि क्या पब्लिक एक्ट्स एंड उसके हिसाब से एक्सटेंड नहीं की जाएगी। मतलब बेसिकली एक रिस्ट्रिक्ट डोमेन बना दिया जाएगा कि इससे आगे आपको वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फिर 1972 में जो यूरोपियन यूनियन है उनने क्या किया था, यूरोपियन कन्वेंशन अडॉप्ट किया था स्टेट इम्यूनिटी से रिलेटेड, जो कि इफेक्ट हुआ था 11 जून 1976 को। और उसका जो प्रोटोकॉल है यूएन कन्वेंशन का जुरिसडिक्शनल इम्यूनिटी स्टेट पे और उनकी जो प्रॉपर्टी, उसको अडॉप्ट किया गया था 2 दिसंबर 2004। आपको बस ये ईयर याद रखना है, नॉट डेट्स। ठीक है, चलो। सिविल जुरिसडिक्शन क्या होता है, हमने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देख लिया कि टेरिटरी से रिलेटेड टेरिटोरियल सी भी आएगा। सिविल जुरिसडिक्शन यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो नेशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, चलो, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो नेशनल कोर्ट्स है वो इंडिफरेंट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन करने के लिए जब तक सब्सटेंशियल कलेक्शन नहीं आता फॉरेन एलिमेंट पर फोरम में, वो केसेस में जो कोर्ट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के लिए। और दूसरे शब्दों में बोले जो डिफेंडेंट है फैक्ट्स है केस के, उनका रिलेशन रहेगा किसके साथ, फॉरम स्टेट के साथ। बेसिकली जितने भी सिविल जुरिसडिक्शन में जितने भी नॉर्मल केसेस आएंगे, जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, सब्सटेंशियल कनेक्शन कैसे देखना है, वो सारी चीजें सिविल जुरिसडिक्शन में आएगी। ठीक है, तो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ में, जनरल नॉलेज की बता रही हूँ, वहां पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, डॉक्ट्रिन्स पूछी जा सकती है, थ्योरीज पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, एंड आपका जुरिसडिक्शन। इसके अलावा जनरल नॉलेज में मेनली इंपॉर्टेंट आपसे यही है, एंड लॉ सी के कितने मीटर्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल लॉ जनरल नॉलेज का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।